अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं, बात करते हैं स्मोक के हवाले से जिसने लाहौर में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और क्योंकि जो फ़िज़ा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल है और लाहौर के बासियों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, जो कि इंतहाई मुज़रे सेहत कैटेगरी में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि यह आलूदगी शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए। लाहौर की सड़कों पर गाड़ियां, धुएं, फैक्ट्रियों के अखराज और फसलों की बाकियां जलाने से फ़िज़ा में आलूदे ज़रात की मिकदार खतरनाक हद से तजावुज़ कर गई है। फ़िज़ा में मौजूदा यही ज़रात स्मोक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसने शहर को धुंधला और जहरीले धुएं से दो चार कर दिया है। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि स्मोक में सांस लेना फेफड़ों, दिल और दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दमे, एलर्जी और सांस के मरीजों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा दिया जा रहा है, जबकि शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और ज़्यादा पानी पीने की ताकीद भी की गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दामात के ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ना सनती अखराज की कमी है, ना ही फसलें जलाने का सिलसिला रुका है। शहरी सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात क्यों नहीं हो रहे। फ़िज़ा वापस लाई जा सकती है, जिसकी वजह से, और माहौलियाती माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर फौरी तौर पर शजरकारी, साफ तवानाई का इस्तेमाल और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना की गई तो आने वाले दिनों में लाहौर में ज़िंदगी गुजारना वाकई मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन, फ़िलहाल शहरियों के लिए सबसे अहम बात यह भी और एहतियात करें कि मास्क पहने, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज रखें और मुमकिना हद तक जो है घरों के अंदर महसूर रहें, क्योंकि इस वक्त लाहौर में सांस लेना कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है और एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्मोक का जो इशू है वो वाकई बहुत प्रेवलेंट इशू है, उसे आप कहते हैं कि नज़रें नहीं चुरा सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इशू जो है वो इस वक्त जो है ज़ेर बहस भी है। एंटी स्मोक गन्स जो हैं और स्मोक गन्स जो है वो नफ्स भी कर दी गई हैं, जिससे कहा यह जा रहा है कि 70% तक जो है स्मोक पर काबू पा लिया जाएगा। अब देखना ये है कि स्मोक पर हम किस हद तक काबू पाते हैं, मगर आज एक जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, मौसम तब्दील होता जा रहा है, स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और ये नहीं समझ आ रही कि ये सुबह सुबह जो है ये फॉग है या कि स्मोक है। तो व्यूअर्स, मज़ीद अभी हम बात करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आज हम एड्रेस करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट इशू है कि ज़बान में लुकनत या हकलाहट एक जो है बहुत संगीन और अहम मसला है, जो बज़ाहिर बोलने में रुकावट लगता है, मगर दर हकीकत ये ज़हनी, असाबी और समाजी दबाव से जुड़ा हुआ है। एक पेचीदा अर्ज़ा है और दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 7 करोड़ अफराद किसी न किसी दर्जे में हकलाहट का शिकार हैं, जिनमें बच्चे, नौजवान और बड़े सब शामिल हैं। और अगर हम मज़ीद स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जो है 22 अक्टूबर को ज़बान में लुकनत से आगाही का दिन मनाया जा रहा है, ताकि ना सिर्फ आवाम में शऊर पैदा किया जा सके, बल्कि हकलाहट के शिकार अफराद के एहसासात, मुश्किलात और उनके साथ बर्ताव के दुरुस्त तरीक़ों पर भी रोशनी डाली जा सके। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये अर्ज़ा बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर ज़ाहिर होता है, जबकि कई केसेस में नफ्सियाती दबाव, खौफ या ज़हनी तनाव के बायस भी ज़बान में लुकनत जो है पैदा हो जाती है। लेकिन अफराद मखसूस हालात या माहौल में हकलाने लगते हैं और जब जो कहा जाता है कि एतमाद बहाल हो जाए तो उनकी गुफ्तगू बिल्कुल मामूल पर आ जाती है। सवाल यह है कि या हकलाहट पर काबू पाया जा सकता है, इसके पस मंज़र कौन से असाबी या नफ्सियाती अवामिल जो हैं वो करामद होते हैं और मुतासरा अफराद से बात करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम तमाम इन सवालात के जवाबात देंगे और जो व्यूअर्स जो है ये स्पेशली सेगमेंट देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद सेगमेंट होगा, और जिनके घर में कोई ऐसा शख्स या बच्चा हकलाहट का शिकार है तो कैसे इसको कर्व कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान असलम ने, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आज पूरी दुनिया में 22 अक्टूबर को जो है स्पेशली मनाया जाता है हकलाहट का दिन, और इसको लुकनत भी कहते हैं। तो ये जो दिन है ये तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, क्योंकि जैसा कि स्टैट्स में बताया कि 7 करोड़ अफराद जो हैं इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो ये जो स्पीच थेरेपी है या जो हकलाहट है, ये कब कब होती है, कैसे होती है और कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। अनगिनत दरूद हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे दावत दी। लुकनत या हकलाहट या इंग्लिश में जिसको स्टैमरिंग कहते हैं या स्टटरिंग कहते हैं, ये एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, एक ऐसा बातचीत का डिसऑर्डर है जिसमें जो उससे मुतासरा फ़र्द हैं उनकी बात की रवानी में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। और बात की रवानी में प्रॉब्लम 3 सूरतों में आता है। आइदर देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ सिलेबाई, एक हर्फ जो है वो रिपीट करते हैं बार बार, जैसे पाकिस्तान, एंड इमिटेट करके बता रहा हूँ। टिपिकली आप जब देखेंगे, इन लोगों को देखेंगे तो आपको ये मेरी चीज़ याद आएगी कि पाकिस्तान रेपिटेशन जो है ना, पहला जो सिलेबस है, पहला हर्फ है, उसकी रेपिटेशन है, या फिर प्रोलॉन्गेशन है कि पाकिस्तान और प्रोलॉन्गेशन है, या फिर सडन स्टॉपेज है कि जब आप उससे कहते हैं आपका नाम क्या है तो वो एकदम उसकी वॉइस स्टॉप हो जाती है, उसकी साउंड स्टॉप हो जाती है और वो थोड़ी देर जिगल करने के बाद जो है वो अपना नाम बता पाता है। तो इसमें बुनियादी तौर पर गुफ्तगू की रवानी में प्रॉब्लम होता है। 3 किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या रेपिटेशन ऑफ इनिशियल सिलेबाई होता है, यानी पहले हरफ की रेपिटेशन है, या उसकी प्रोलॉन्गेशन है, वो लंबा करके बोलता है, या बिल्कुल ही वॉइस स्टॉप हो जाती है जब उसको बोलने को कहा जाता है। इसके साथ बसा औकात कुछ फेशियल मूवमेंट्स, एबनॉर्मल फेशियल मूवमेंट्स आती हैं या बॉडी मूवमेंट्स आती हैं जो कि उस वक्त हो रही होती हैं जब वो बच्चा या वो इंडिविजुअल, वो फ़र्द जो इस मर्ज़ का शिकार है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ उस बोलने की अटेम्प्ट में उसकी फेशियल कुछ मूवमेंट्स एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं साथ। ठीक है। पूरी दुनिया में 80 मिलियन लोग, यानी 8 करोड़ अफराद जो है वो लुकनत का शिकार हैं। 8 करोड़ अफराद, ये बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जेनेटिकली है? जी मैं बताता हूँ। ये अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया का 1% पॉपुलेशन का 1% है। पाकिस्तान में 5 से 18 साल, 5 से 11 साल और कुछ लोग 5 से 18 साल की उम्र, मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये प्रेवलेंस 5 से लेके 11% बच्चों में पाया जाता है, और एज है 5 से 11 साल या 5 से 18 साल। अच्छा, अब ये किन लोगों को होता है और इसमें क्या अवामिल हैं? सबसे पहली चीज़, 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू, जिनको हमें देखना चाहिए। ये देखा गया है कि जो लोग लुकनत का शिकार हैं उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में से किसी ना किसी को लुकनत का पहले से प्रॉब्लम है। अच्छा, जेनेटिकली है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनको कोई डेवलपमेंटल डिले है, यानी जिनकी ग्रोथ, बच्चों को शुरू से उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आया है, उनको कोई स्पीच डिसऑर्डर और कोई स्पीच डिसऑर्डर, जैसे वो ऑटिज़म हो गया या ADHD हो गया या कोई और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। और न्यूरोलॉजी की रिसर्च ये शो करती है कि ये लोग जो लुकनत का शिकार होते हैं, ये थोड़े से उन लोगों से जो लुकनत का शिकार नहीं होते, यानी हम लोग उनसे थोड़े से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये अपनी स्पीच को, अपनी लैंग्वेज को डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं देन द पर्सन्स जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होता। और आखिरी चीज़, हमारी फैमिली बैकग्राउंड में हमारी हाई एक्सपेक्टेशन, फैमिली डायनामिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटियां हैं या और बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, बहुत आउटस्पोकन हैं। अब छोटे बच्चे पे खामखा एक प्रेशर जनरेट हो गया। वो प्रेशर जनरेट क्या हो गया कि उसने उसी तरीके, वो बड़ा बला का मुकर्रर है, बड़ा ज़बरदस्त मुकर्रर है, बड़ा ज़बरदस्त ऑरेटर है, तो बच्चे के ऊपर, छोटे के ऊपर ये प्रेशर आ गया कि मैंने भाई की तरह वो कर रहा है। तो बसाओ का कंपैरिजन की वजह से भी, उस नफ्सियाती दबाव की वजह से भी बच्चा जो प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, मुझे एक इंपॉर्टेंट इशू ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि रिसर्च के मुताबिक, जैसे कि मेरी आपसे ऑफर भी बात हुई थी, कि सबसे ज्यादा ये जो केसेस है लड़कों में आते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। क्यों लड़कों में ही क्यों इशू आता है? ये देखा गया है कि लड़कों में नॉर्मली भी जिनको प्रॉब्लम, स्पीच का प्रॉब्लम, ये लुकनत का प्रॉब्लम नहीं भी होता, ये बच्चे, बेटे जो हैं वो लेट बोलना शुरू करते हैं, उनकी स्पीच थोड़ी डिलेड होती है, और बेटियों की स्पीच जो है वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती है। वो उनकी गुफ्तगू की रवानी
और गुफ्तगू का स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या साइंस है? ये अल्लाह मियाँ का एक निज़ाम है। अच्छा, कोई चीज़ रूल आउट नहीं हुई अभी तक? खवातीन में उनका शायद ब्रेन की प्रोसेसिंग हम मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट भी समझिए। चलें, आप ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने। अच्छा, बॉयज़ में लड़कियों की निस्बत 4% ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है कि 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लुकनत का प्रॉब्लम, लेकिन इनमें से 3/4 यानी 3/4 बच्चे 6 महीने के अंदर अंदर इनका लुकनत का प्रॉब्लम खुद से ठीक हो जाता है। अच्छा, 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लुकनत का प्रॉब्लम फिर लेटर लाइफ में कंटिन्यू करता है। ठीक है। और मैंने एज ग्रुप आपको बताई 5 से 11 या 5 से 18, लेकिन ये कोई अल्टीमेट एज ग्रुप नहीं है। आप बहुत सारे बूढ़े अफराद को देखेंगे, बहुत सारे उम्र रसीदा अफराद को देखेंगे, मिडिल एज इंडिविजुअल्स को देखेंगे, उनको भी ये प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि गलत दवाइयों के इस्तेमाल से भी स्पीच थेरेपी खराब होगी, या कोई बचपन में टाइफाइड हुआ था जिससे बोलना खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बिट्स हैं और हमने देखी है कि वो पेरेंट्स रूल आउट ही नहीं कर पाते। बस उनको ये लगता है कि बचपन में 40 दिन के अंदर छिले में था तो ये हो गया था, उसके बाद इसने बोलना कम कर दिया। क्या ये ऐसी चीज़ें हैं? जी, जिन बच्चों को तो डेवलपमेंटल डिले का प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता पैदाइश के वक्त दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं गई और उनकी डेवलपमेंट का इशू है, यानी उन्होंने लेट बैठना शुरू किया, लेट गर्दन संभालनी शुरू की, लेट बैठना शुरू किया, लेट चलना शुरू किया और उनकी स्पीच भी डिले है, उनमें तो ये ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अदरवाइज टाइफाइड के साथ या कोई ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, रिसर्च ने अभी तक कोई प्रूव नहीं किया कि टाइफाइड के साथ या किसी किस्म की और प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, इनमें साइकोलॉजिकली, अब ये बहुत समझा जाता है कि साइकोलॉजी, ये हकलाहट का शिकार लोग अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं और इनमें एतमाद की कमी आ जाती है, और ये लुकनत उस वक्त इनको ज़्यादा होती है जब ये इनका कॉन्फिडेंस शेक होता है, इन्हें बीइंग ऑब्जर्व, यानी मुझे देखा जा रहा है, मैं नज़रों का महवर हूं, तो इनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और अदरवाइज अगर वो अननोइंगली गुफ्तगू कर रहे होंगे तो मुमकिन है कि ये लुकनत उनमें उस वक्त कम हो। अच्छा, ये कम करना या कर्ब करना, ये स्पीच थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी है, ये आपको कहते हैं इंटरलिंक करती है या इनको मदद देती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और स्पीच थेरेपिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। इसमें दवाइयाँ भी हैं, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि ओवरनाइट किसी चीज़ से इम्प्रूवमेंट नहीं होती। ठीक है। लाइक अगर बात करें अद्वियात की, तो ओवरनाइट अद्वियात से इम्प्रूवमेंट नहीं है, ओवरनाइट आपकी स्पीच थेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन ये बेहतर हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो ये मुमकिन है। अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी करें उतनी जल्दी इसके बेहतर होने का चांस है। ठीक है। अच्छा, ट्रॉमास के ऊपर बात करें कि ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को कोई ट्रॉमा हो गया या कि उन्हें ज़हनी दबाव था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो पैदाइशी तौर पे कोई चैलेंज थे या उनको ऑटिस्टिक थे या ADHD था, तो कोई ट्रॉमा की शिकायतें भी आई हैं कि उससे लुकनाहत होगी? ट्रॉमा के साथ नहीं, जो मेंटल ट्रॉमा है, आप स्ट्रेस जिसको कह लें, दबाव कह लें, हाई एक्सपेक्टेशन कह लें, फैमिली एक्सपेक्टेशन कह लें और हमारी फैमिली डायनामिक्स कह लें, ये एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हकलाहट में। ठीक है, इसके अलावा कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। अच्छा, लेकिन अब अगर खुदा ना खासा फालिज की वजह से जुबान में जो है ना वो जुबान बंद हो गई है और बोलना बंद हो गया, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो उसे हकलाहट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीजों को, ऐसे बच्चों को कैसे डील करना चाहिए? आम कॉमनर जो है जिसको नहीं आता, या घर में जिनके बच्चों में ये इशू है, उन वालिदैन को कैसे डील करना चाहिए, या स्कूल्स के अंदर जो है असातिज़ा को कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं एक सिंगल वर्ड में आपको बताऊं ना, इंकरेजमेंट मीन्स अ लॉट। ठीक है। आप इन बच्चों को इंकरेज करें। आप जब उनको स्ट्रेंज लुक देते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी नज़रों में भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि एक बच्चा बड़ा फ्लुएंटली बोल रहा है और एक बच्चा जो है वो स्टटर कर रहा है या स्टैमर कर रहा है और हकलाहट के साथ दुखनत है उसकी आवाज़ में, उसकी बात में, तो हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे होते हैं और वो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंटली उसको नोटिस कर रहा होता है और उससे उस पर दबाव बढ़ता है। याद रखिए, जब
बच्चे को या उस इंडिविजुअल को, उस फर्द को ये एहसास होता है कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है ऑब्जर्व की जा रही है, तो उसको ये हकलाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनको इंकरेजमेंट के साथ, इनको एक अच्छे बिहेवियर के साथ देखा जाना चाहिए और इनको ये बताना चाहिए कि ये काबिल इलाज है, आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, ये ठीक हो जाएंगे। और बहुत सारी माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली अद्वियात भी हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। इसके लिए माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अगर वो समझे कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास तशरीफ ले जाएं। डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चे जो हैं वो तोतला भी बोलते हैं जी, वो भी कहते हैं जी हमारे यहाँ तो कोई नहीं बोलता था, बच्चा पता नहीं किस पे चला गया। तो वो कौन सा इशू है, उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं? और एक और चीज़ मैं इधर आपको बताना चाहूँगी कि इधर एक ज़बान की एक सर्जरी भी होती है जिसे कहते हैं कि इससे स्पीच बेहतर होगी, क्या ऐसी भी कोई बात है? जी, पहली बात तो ये है कि तोतलापन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तोतलापन हर बच्चे में आता है, एक ख़ास उम्र में आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाता है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी और पेरेंट्स को मैं एडवाइस करूँगा कि बच्चों से गुफ्तगू करें तो उनके साथ वैसे ही गुफ्तगू करें जैसे आप और मैं गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जब हम बच्चे के साथ लाड में गुफ्तगू करते हैं, मेरा पाला बच्चा, मेरा पाला बच्चा, वो अब पाला बच्चा, वो बच्चा पाला ही सीखेगा, वो प्यारा नहीं वर्ड सीखेगा। बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है तो आप उससे गुफ्तगू करते हुए आप जितना क्लियर बोलेंगे उतना बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने दूसरा सवाल क्या किया? वो थी कि वो ज़बान की कोई सर्जरी भी होती है? ये टंग टाई होती है, टंग टाई होती है, लेकिन इसके साथ ताल्लुक़ नहीं। वो टंग टाई जो है वो नीचे से उसके साथ बेस ऑफ द टंग जो है वो कनेक्ट होती है फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, उसको सर्जरी करते हैं, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अदनान असलम, जिनका वाकई वो एड्रेस भी कर रहे हैं उन तमाम पेरेंट्स को। एक तो प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल तोतला बन के बच्चों से ना बोले मेरा पाला बच्चा, तो मेरा ये बच्चा। नॉर्मल आप गुफ्तगू करें ताकि आपका बच्चा जो है नॉर्मल बोले, ना आप फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास भागेंगे, ना बिहेवियर उनकी थेरेपी कराएंगे। और जो लोग जो हैं हकलाहट का शिकार हैं, जो बच्चे इन चीज़ का शिकार हैं, उनके लिए स्पेशली आप स्पीच थेरेपीज़ कराएँ, उनको बाकायदा से मेडिसिन दें और उनके लिए नॉर्मल आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस तभी बहाल हो सकता है जब आप उनको इनकरेज करेंगे और आपकी इनकरेजमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ स्पेशली सेगमेंट वी डिज़ाइन फॉर द पेरेंट्स एंड इट वाज एन अवेयरनेस सेगमेंट उन तमाम माओं के लिए जिनके बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों का शिकार हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, थोड़ी सी बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस के हवाले से, क्योंकि समाजी खिदमत और इंसानियत की जज्बे की कोई सरहद नहीं होती और इसी जज्बे की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है पाकिस्तानी निजात कैनेडियन कैसर सगीर मियो ने, जिन्होंने ऑटिज़म के हवाले से आगाही के लिए एक बार फिर कनाडा में मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया। कैसर सगीर मियो ने टोरंटो सिटी हॉल से मिल्टन टाउन हॉल तक 50 किलोमीटर तवील वॉक की, जिसका मकसद ऑटिज़म के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन के लिए आगाही और हमदर्दी का पैगाम आम करना था। ये मुसलसल तीसरा साल है कि कैसर सगीर मियो ऑटिज़म से मुतालिक आगाही के लिए वॉक कर रहे हैं। पहले साल उन्होंने टोरंटो से मिसिसागा, दूसरे साल टोरंटो से ब्रैम्पटन और इस साल जो है मिल्टन तक तवील सफ़र तय किया है। उनका कहना है कि इस मुहिम का मकसद माशरे में ये एहसास पैदा करना है कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे भी हमारी तवज्जो, कबूलियत और मोहब्बत के बराबर हकदार हैं। अब हम उनसे बात करेंगे और हमें उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है और स्पेशली हम उनको कांग्रेचुलेट करेंगे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को राइज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसा ऑटिज़म पूरी दुनिया में जो है, ऑटिज़म जो है, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं अब ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और ऑटिज़म डेज़ भी बनाए जा रहे हैं, अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स भी दिए जा रहे हैं। और ये जो वॉक है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो आपने की है, ये आप कौन सा पैगाम दे रहे हैं और कौन सी अवेयरनेस जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं? सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि ऑटिज्म दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसमें मेन जो पर्पस है वॉक का वो यही था कि लोगों में आगाही पैदा की जाए, उन्हें ये शऊर दिया जाए कि वो इसको बहुत सीरियस लें
और अगर अपने इर्द गिर्द वो इस किस्म के जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है उनको देखते हैं तो हेल्प करें उन्हें और उनकी लाइफ को आसान करें। ये तभी हो सकता है कि जब आप उसको समझें और आपको पता हो कि आपने किस तरह उनको ट्रीट करना है। अब जब वॉक की बात आती है तो मैंने जो वॉक की है, जब हमने उसे एंड पॉइंट पर देखा अपने ऐप के ऊपर, तो 56.5 किलोमीटर, तकरीबन 69,000 स्टेप्स मैंने किए जी। और हम तकरीबन 4 शहरों के दरमियान से गुजरे हैं। इटोबिको से, मिसिसागा से, ब्रैम्पटन को हमने टच किया, हम मिल्टन तक गए। तो उस दौरान बहुत से लोग हैं, उन्होंने हमें हॉन्क किया, क्योंकि यहाँ जो मेन स्ट्रीम चैनल है CP24, उन्होंने इसे कवर किया मॉर्निंग में और फिर वो उसको रिपीट टेलीकास्ट करते रहे, ब्रॉडकास्ट करते रहे। तो उसमें बहुत से लोगों ने उसे देखा और उसके बाद उन्होंने जब हमें देखा कि वॉक कर रहे हैं और उन्होंने हॉन्क किया, तो मेन मकसद यही था कि लोग उस तरह मुतवज्जो के व्हाई वी आर वॉकिंग, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट। तो मेन लोग जो है ना, जब तक इसको समझेंगे नहीं, देखें पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो कहते हैं 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है, चाइल्ड विद ऑटिज्म है। जी जी जी। और अगर कनाडा में देखें तो यहाँ 66 जो ना 66 में से एक बच्चा जो ना वो चाइल्ड विद ऑटिज्म कहला सकता है। उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर शऊर ज्यादा है, यहाँ लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं और उसको जल्दी उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक उसको फिर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैसे साहब, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वॉक जो थी अवेयरनेस वॉक थी और आपने 69,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। लोग रुक रहे होंगे, डेफिनेटली आपसे पूछे होंगे। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, आम लोगों को उनके बारे में कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं? बिकॉज पीपल डज नॉट नो कि मेंटली चैलेंज बच्चा और ऑटिस्टिक बच्चा और ADHD का बच्चा क्या होता है। जी देखिए, उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि लोग जो है ना हमारी जो स्पेशली कम्युनिटी में, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं, तो लोग इसको इतना डिस्क्लोज नहीं करते या इस तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं करते जो ऐसे इवेंट्स में जहां पर इन बच्चों की बात होती है। तो इससे बहुत मुश्किल होता है उनके लिए वो नॉलेज गेन करना, वो अवेयरनेस गेन करना जो जरूरी है ताकि उस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकें। इसमें बहुत से साइंस होते हैं। देखिए मेनली तो इसे कहते हैं कि जो उनकी न्यूरो डेवलपमेंट है ना, वो थोड़ा स्लो होती है। इसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे देर से बात करते हैं। उसके अलावा ये कि वो चीजों को रिपीट करते हैं। अगर वो कोई एक गेम खेल रहे हैं तो वो उसी को रिपीट करते जाएंगे आवर्स एंड आवर्स। आप देख सकते हैं कि बाज का वो होता है, बाज बच्चे होते हैं जो आप अचानक से वो घबरा जाते हैं। जैसे जस्ट सिंपल थिंग, अगर जो मदर्स है वो घर में काम करती है, उन्हें वैक्यूम ऑन करना है और आप देखिएगा अचानक आपने वैक्यूम ऑन किया, बहुत ही सडन रिएक्शन आपको उस बच्चे की तरफ से आएगा। तो बहुत सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो शुरू से अगर पेरेंट्स को पता होगा तो वो उसके लिए बच्चे के लिए उन इदारों से जो या उन सेंटर से जो उनके लिए काम कर रहे हैं हेल्प ले सकते हैं। इसकी एक मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी तारे जमीन पर, उसके बाद मैंने सुना एक और मूवी आई है सितारे जमीन पर। मैं उसको नहीं देख सका, लेकिन मैंने पहली मूवी देखी तारे जमीन पर। उसमें भी देखें कि बच्चा है जो ऑटिज्म का शिकार है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो या उसके फादर है वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके एल्डर ब्रदर के साथ और वो चाहते हैं कि उसी तरह स्मार्ट हो, शार्प हो, सब कुछ हो। लेकिन एट द एंड जब अगर आप मूवी के एंड देखें तो उसमें वो बच्चा जो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी वो बेहतर परफॉर्म करता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि टीचर ने उसको आइडेंटिफाई किया, टीचर ने उसको सपोर्ट किया और उस एरिया पर काम किया जो उसकी स्ट्रेंथ थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे साहब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इन बच्चों को घर में रखना चाहिए या सेंटर्स भेजना चाहिए। अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे जो है घर में रहते हैं, वहाँ क्योस हो जाता है, वहाँ हाइपर होते हैं, बहुत ही चीज़ें मुश्किलात हो जाती हैं आपको डील करना। तो ऑटिस्टिक सेंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बने हुए हैं। बच्चों को कितनी देर के लिए ऑटिस्टिक सेंटर्स में भेजना चाहिए, कैसे उसकी नरिशमेंट करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो जिसको जब मैंने 4 या 5 माह पहले देखा तो वो बच्चा बिल्कुल एंगेज नहीं करता था दूसरे किड्स के साथ ना, वो ना उनके साथ खेलता था, बिल्कुल एक सेपरेट उसकी एक अपनी दुनिया थी जिसमें वो मगन रहता था। लेकिन जब वो बच्चा उस सेंटर पे आना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसका वो एक डर या खौफ जो उस बच्चे में था वो दूर होना शुरू हुआ, तो उसी बच्चे को मैंने बहुत इंप्रूवमेंट देखी उस बच्चे में। यानी वो बात करने की भी कोशिश करने लगा, वो
प्रॉपर सेंटेंस नहीं अदा कर पाता, अभी भी नहीं अदा कर पाता, बहुत से वो लफ्ज कहता है। इसके अलावा बच्चों के साथ उसने खेलना शुरू किया। पहले ये था कि वो किसी खिलौने को टच नहीं करता था, वो बच्चा उसके खिलौने की तरफ जाता है, खेलता है, भागता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें टाइम का कोई, देखिए केस टू केस डिपेंड्स कि कितना, क्योंकि हर केस एक जैसा नहीं होता। बाज लोगों को बहुत कह लें कि माइनर वो है, बाज को प्रिज्म होता है, किसी का बहुत ज्यादा प्रिज्म होता है। ये जरूर रखें, उसको बिल्कुल सेपरेट ना करें दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि वो भी एक ऐसा बच्चा है जो पूरी कंपनी को एंजॉय कर सकता है, और वो उनसे बहुत सी चीजें सीखता है बच्चा उनके साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप उन सेंटर्स में बच्चों को जरूर लेके जाएं, पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए अगर आप लोग शाय होंगे, अगर आप ये होंगे कि कोई दूसरा पेरेंट या कोई दूसरा बच्चा बात कर सकता है और आप उस बच्चे को घर तक रखेंगे, तो उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कैसे साहब, आप पाकिस्तानी निजात कैनेडियन हैं, कनाडा में बहुत से सेंटर्स हैं, वेलफेयर स्टेट है, ऑटिस्टिक बच्चों को वेलफेयर दिया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनके माँ बाप को प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो पाकिस्तान में ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो कैसे बड़े हों, कैसे नरिशमेंट पाएँ, बिकॉज सेंटर्स यहाँ बहुत कम है और जो भी हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसमें देखिए फर्क दोनों कंट्रीज में है। मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, यहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट बहुत बेस लेवल से बच्चों को सपोर्ट करती है, और उसके लिए उन्होंने बाज का पिक एंड ड्रॉप भी बच्चों के लिए रखा होता है। ऐसे बच्चों के लिए आप हैरान होंगे, बाज का आप इतनी बड़ी वो, मैं उसको बस ही कह सकता हूँ, जिसमें लेट से तकरीबन 16 से 20 सीटें होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चे के लिए उसे घर से पिक करने आती है। गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा फिर उन पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ये पेरेंट शायद जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि इस बच्चे को 24 आवर्स उसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, या सुपरविजन की जरूरत है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हर सोसाइटी का एक डिफरेंट वे होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल एक वो हो गया कि अगर आप खुदा न करे अगर तो पैरामेडिक्स की जरूरत है तो आप राइट अवे एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, या आप जो ना वो बाकी पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये इतना एक्टिव नहीं है, कोई भी सिलसिला इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन वहां क्या है कि आपका जो सोसाइटी का सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है। हमें असल में जो सबसे मेन है, देखिए आपकी जो सोसाइटी है ना वो बहुत हेल्पफुल है। मैं खुद वहां ग्रो अप हूँ और मैंने देखा है कि अगर किसी को कोई अचानक मसला हुआ तो बाज का वो किसी एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते, कोई भी नेबर आपको गाड़ी में डालेगा और जिस तरीके से वो ले जा सकते हैं वो आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं है, यहाँ वो कोई भी किसी के टच नहीं करता जाकर, वो बस क्या करते हैं कि एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है वो उनको ले जाती है। तो पाकिस्तान में हमें चाहिए कि हम सोसाइटी को एजुकेट करें, ये सबसे जरूरी है। आप जब लोगों को ये समझाएंगे ना कि आपने इस बच्चे को मिसट्रीट नहीं करना, ये बच्चा मतलब दूसरे बच्चों की तरह मुमकिन है हर तरह की जो ना आप इससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बहुत बातें करेगा, बहुत भागे फिरेगा या स्मार्ट होगा लर्न करने में, लेकिन इस बच्चे में कोई एक क्वालिटी ऐसी हो सकती है जो दूसरे बच्चों में नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बहुत से लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने वो एक्शन एंड रिएक्शन का जो उनका बड़ा मशहूर वो कानून भी है, लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ग्रेविटी का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो आर्टिस्टिक थे, उनमें वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, उनसे डील करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा ये था कि वो खामोश रहते थे, वो किससे बात करना पसंद नहीं करते थे। इसी तरह आजकल की दुनिया में जो अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि जो एक्स के फाउंडर हैं या ट्विटर के फाउंडर हैं, फाउंडर तो नहीं कह सकते, जो आप इसके मालिक कह लें आप, वो उन्होंने एडमिट किया कि वो भी एक किस्म के ऑटिज्म का शिकार थे। तो इस तरह बहुत से नाम है जो मैं गिनवा सकता हूँ कि जिनको ये मसला दरपेश था, लेकिन आज वो देखें वो दुनिया में कितना नाम बना चुकी है, कितना उन्होंने यूनिक काम किए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो वॉक है ये इसीलिए लंबी वॉक थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग वॉक लाउड मैसेज, वॉक हम 5 किलोमीटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल वॉक वाज एन अवेयरनेस ताकि आप गुजर रहे थे, लोग आपके साथ शामिल होते जाएं और इसके अवेयरनेस प्लान के अंदर दे कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ऐसी सरगर्मियां माशरे में कबूलियत और शऊर बढ़ाने में कैसा असर डालती हैं? बिकॉज समटाइम्स नहीं समझ आ रही होती, पेरेंट्स जो है इस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, उनको बहुत से चैलेंजेस पेश आ रहे होते हैं और वो इवन कि डिफरेंट फैमिलीज़ को भी नहीं बताते कि हमारा एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है, तो हाउ दे कैन डील विद इट? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें मैं अपनी वॉक की मिसाल देता हूँ कि जब मैंने पहले साल 2023 में वॉक शुरू की थी तो किसी पेरेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया जिनका कोई बच्चा चाइल्ड विद ऑटिज्म था। सेकेंड ईयर जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ी बात शुरू हुई, मुझे कुछ पेरेंट्स ने रीच आउट किया
इवन मेरे ऑफिस में लोग, मेरे चंद कोलीग्स थे, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आपने किसी से जिक्र नहीं करना, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके लिए काम करें, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करना। तो मुझे काफी हैरत हुई। मैंने उनको समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उस बच्चे को लाएं। मैं चाहता हूँ कि इस वॉक का जो किक ऑफ सेरेमनी है वो बच्चा फीता काटे आकर, उसमें एक अच्छा लगे उसे कि उसको अहमियत मिली है। अब तीसरा साल जो वॉक हुई है उसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि लोगों ने 2 ऐसी फैमिली शामिल हुई थी इस वॉक में, वो अपने बच्चों को लेकर आई जो उनके चाइल्ड विद ऑटिज्म थे। अच्छा। और वो बच्चे अब थोड़ा ग्रोन अप हो चुके हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और हमने उनके साथ तस्वीरें बनवाई उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों ने काफी अच्छा फील किया होगा इसमें आकर। तो पेरेंट्स में एक वो कॉन्फिडेंस, जो मेरी वॉक का असल मकसद था कि लोगों को ये पता चले कि देयर इज समवन हु इज वॉकिंग फॉर देम, there is someone who's talking for them, and they are very important component of the society as well. That's very important to know about कि individuality जो है थी बहुत जरूरत है, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट कैसे सगीर मेयो साहब, जिन्होंने हमें कनाडा से ज्वाइन किया था। उनकी जो वॉक थी वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए थी, ऐसे बच्चे जो कि ऑटिस्टिक हैं, और उनका ये कहना था कनाडा में 68 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है, मगर माँ बाप को बहुत से चैलेंजेस पेश करने पड़ते हैं, फेस भी कर रहे हैं और बताते भी नहीं हैं। ये वॉक उन तमाम माँ बाप के लिए थी जो कि जिनके बच्चे जो है ऑटिस्टिक हैं, और ऑटिज्म को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम रूल आउट कर सकते हैं और कम्युनिटी में कैसे मैसेज फैला सकते हैं। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपसे एक ज़बरदस्त किस्म की खबर शेयर करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। भारत की रियासत बिहार से जहां पुलिस ने एक चाय वाले के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, चांदी और लग्जरी कार्स बरामद कर ली हैं। कभी सोचा है कि चाय वाले के घर में भी इतना कुछ होगा? मगर ऐसा मुमकिन है बिकॉज हमारे यहाँ कराची की मासी के घर से भी बहुत कुछ निकला था। तो जी हाँ, वही चाय वाला जिसे लोग रोज़ गली के कोने पर चाय के कप बेचते देखते थे, दरअसल साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा निकला। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकदी, 344 ग्राम सोना, 1.5 किलो से ज़ायद चांदी और 85 ATM कार्ड्स के साथ साथ 75 बैंक के जो पोस्ट बॉक्स हैं वो भी, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता इतना कुछ हो और गाड़ी ना हो, तो लग्जरी कार भी बरामद हुई है। तो हकीकत क्या थी, और तहकीक के बाद जो है इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम अभिषेक कुमार जो है दुबई में बैठकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क चला रहे थे, जबकि उसका भाई आदित्य कुमार जो है भारत में रकूम की जो है मुंतकली और कहते हैं ना कि लेन देन के जिम्मेदार थे। तो ये हमेशा से कहा जाता है कि आपका फ्रंट मैन कोई होता है और बैक एंड में कुछ होता है, तो जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क ना सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों तक भी फैला हुआ है और मजीद गिरफ्तारियां जो मुतवक्के हैं। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद जाहिर करते हैं कि गैंग मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल करता है और बाद में इसे जो है नकद में तब्दील कर देता है। और ये वाकया एक बार फिर इस बात की याद दहानी कराता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी जो है साइबर क्राइम भारत समेत मुख्तलिफ जो हैं इलाकों में और ख़ित्तों में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ हुआ है, बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो अभी हम भारत की बात करें तो पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि कितना बड़ा चैलेंज बना है, साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव है और इसके साथ साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो हुसूल में दिखाई दे रही है, जिसमें हमने देखा कि डकी भाई जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो थे वो पेश थे और ये कहा जाता था कि वीलॉग से वो इतना कमा लेते, तो हम भी सोचते थे भाई हम तो वीलॉग बनाते हैं जिसके कुछ व्यूज़ होते हैं, हम तो इतना कमा सकते। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? असल में ये लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग के साथ साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स के अंदर हेरा फेरी कर रहे हैं और उनके ATM कार्ड जो हैं वो उसके इस्तेमाल करके पैसा जो है इधर उधर मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके साथ साथ हुंडी का भी बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत आ रही है कि लोग जो हैं पैसा इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उसमें ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा जो है सर फेहरिस्त हैं। और मामूल देखने वाली बात ये भी है कि लोग इसके पीछे जो है एक पूरा जो है मुजरमाना निज़ाम चलाते हैं। नेटवर्क कहाँ से होता है ये नहीं पता होता, फ्रंट मैन जो होता है ऐसा लगता है कि
बहुत ही मस्कीन सा आदमी है और पीछे इतना बड़ा जो वो कार्रवाइयाँ डाल रहा होता है, तो कार्रवाई जो डाली जाती है वो किसी बाहर के मुल्क में डाली जाती है, क्योंकि अपने मुल्क में तो लोग कहेंगे ये तो एक छोटा सा खोखा चला रहा है, तो इस खोखे के ऊपर जो है वो इतना कैसे कमा सकता है। तो आपने देखा वो कैसे कमा सकता है, वो ऐसे कमा सकता है। तो व्यूज़ कहते हैं ना कि हक हलाल से कमाएं, कम खा लें, अच्छा खा लें, ना कि इतना ज़्यादा लग्जरीज में जाएं और बाद में वही लग्जरी आपके गले पड़ जाए। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि मैसेज है उन तमाम ऑडियंस के लिए जो कि बहुत पैसा चाहती है, मगर पैसे के पीछे आपने देख लिया क्या होता है, धोखा होता है। हक हलाल कमा के बड़ी लंबी गेम होती है, मगर अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी खिलाएं भी और कमाएं भी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हेल्थ के हवाले से हमने बात की, ऑटिज्म के हवाले से हमने बात की, आपकी गट हेल्थ के हवाले से बात की, लुकनाहट के बारे में बात की, मगर अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 333 रन पर समेटी, जिसके जवाब में मेहमान टीम जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से शान मसूद की बात करें तो 87 रन, सऊद शकील ने 67 और सलमान अली आगा ने 45 रन की शानदार इनिंग्स खेली हैं। तमाम जनूबी अफ्रीका के स्पिनर कैशो महाराज ने शानदार बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें हासिल की हैं, विच वॉज अ बिग अचीवमेंट, और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को कहते हैं बांध के रख दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने मोहतात अंदाज में इनिंग्स का आगाज़ किया, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदाई कहते हैं ना कि झटके देकर मैच का तवाज़ुन जो है बरकरार रखा है। दूसरे दिन के अख्ताम पर पिटसन स्टम्प्स जो हैं 68 और काइल वेरन 10 रन के साथ क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं जो कि खेल रहे हैं। और अगर हम थोड़े स्कोर की अपडेट के बारे में बताएं तो जो इस वक्त स्कोर है वो तकरीबन है 187/5, जबकि पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी ने 2 और शाहीन शाह आफरीदी और साजिद खान ने 1 विकेट जो हासिल की है। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और ग्रीन शर्ट्स ये मैच भी ये टूर्नामेंट जीत जाता है टेस्ट मैच, तो वो 2 टेस्ट मैचेस में जो है क्लीन स्वीप कर देंगे और अपने नाम कर लेंगे। उधर अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी वुमेन टीम ने भी मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि जो मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया और मैच में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 150 रन से शिकस्त दे दी, जिसके बाद जो है ग्रीन शर्ट्स का वर्ल्ड कप का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी और बैटिंग लाइन की इस्तकामत और दूसरी जानिब वुमेन टीम की वर्ल्ड कप से रुखसती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू एना, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू। तैमूर, आप देख रहे हैं हमने बहुत बात भी की थी टेस्ट के ऊपर, टेस्ट स्क्वाड के ऊपर भी बात की थी, और पहला जो मैच है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया हुआ है और दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी पता लगा कि रिजवान को एकदम से टीम से उन्होंने कहते हैं ना नीचे करके तनज़्ज़ुली का शिकार करके जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी है। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, मैनेजमेंट के ऊपर भी बात की है। तो अगर हम प्लेयर की कारकर्दगी के ऊपर बात करें, लेट्स कम ऑन द परफॉर्मेंस, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सऊद शकील, इमाम उल हक और इसके साथ साथ जो है सलमान अली आगा? देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये हमने पिछले सीरीज में स्पेशली व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम हमने ये चीज़ रियलाइज की कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, हमें उनकी कंडीशंस में खेलना पड़ता है, एंड दोज कंडीशंस आर एलियन फॉर अस in comparison to the conditions जहाँ पे हमारे प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं। तो और जिस पिचेस के ऊपर उनकी टेक्निक डेवलप होती है या हमने अपनी कंडीशंस में क्रिकेट खेली होती है, लेकिन यही टीम्स हमने देखा पिछले साल का क्रिकेट बोर्ड्स को कि उन्होंने फास्ट विकेट्स की तरफ बनाने को ज़्यादा तरजीह दी, और जिससे हमने स्ट्रगल किया और हमारा कोई टेस्ट रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं था होम पे। फॉर सम रीज़न आई थिंक the sense prevailed, और यहाँ पे इनको ख्याल आया कि जब टीम्स हमारे मुल्क में आती हैं तो इनको हमारी कंडीशंस को इनकाउंटर करना चाहिए, और हमारे प्लेयर्स आर वेल इक्विप्ड टू प्ले वेल इन आवर ओन कंडीशंस। तो उसके बाद हम वापस अपनी कंडीशंस के ऊपर गए और हमने स्पिन पिचेस बनाना शुरू की जो फॉरेन टीम्स को स्ट्रगल करती हैं। हमने ये चीज़ बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश का होम पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, दे प्ले इन देयर ओन कंडीशंस, श्रीलंका, इंडिया। सो पाकिस्तान ने भी वो चीज़ अप्लाई, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, एंड पाकिस्तान इज इन गुड पोजीशन इन द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो टेस्ट चैंपियनशिप विनर्स हैं
सो आई मीन इट्स गुड, और इसी तरीके से आपको अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करना चाहिए जहाँ पे आपके प्लेयर्स आर वेल इक्विप्ड टू परफॉर्म. पाकिस्तान बैटिंग बॉलिंग, यस टॉस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पाकिस्तान हैज बीन लकी कि दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस जीता. फर्स्ट इनिंग पे स्कोर बोर्ड पे लगाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और वो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में भी किया, हमने देखा, और पाकिस्तान ने इस इनिंग में भी. तैमूर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने बात की है कि पिचेस जो है क्यूरेट हुई हैं, स्पिन पिचेस क्यूरेट हुई है, मगर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, क्रिकेट फैंसीज जो क्रिकेट गुरुज ये भी कह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस बनानी चाहिए थी. एक लिए फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए था, एक के लिए स्पिन बनाना चाहिए था, ताकि हर कंडीशन में जो प्लेयर है वो खेल सके, और आगे आने वाले, जैसे कि बात आपने की है कि इंटरनेशनली हम एलियन फील करते हैं अगर हम किसी और पिच पे खेलते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, हम अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाएंगे, वो बैटिंग या वो स्पिन ट्रैक तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका जो पिच का या एक ओरिजिन है, या उनका एक स्ट्रक्चर है, या उनका एक जो जिन कंडीशंस में वहां पे क्रिकेट खेली जाती है, वहां पे थोड़ा सा बाउंस तरजीह मिलती है वहां पे. एग्जैक्टली. तो ये चीजें जब इन टीम्स हमारे मुल्क में आती हैं, तो दे शुड एनकाउंटर आवर ओन कंडीशन, हमारी नेशनल कंडीशन. दैट्स वेयर दे स्ट्रगल, और हमें अपनी ही कंडीशन में खेलना चाहिए. मैंने आपसे शुरू में ये कहा कि सबका चेयरमैन का ये एक थॉट ऑफ स्कूल था कि हमें यहाँ पे फास्ट ऑस्ट्रेलियन पिचेस बनानी चाहिए, न्यूजीलैंड से पिचेस को इंपोर्ट करो और यहाँ पे लाके पिचेस को जो है वो प्रिपेयर किया जाए, क्यूरेटर्स वहां से मंगवाया जाए. आई थिंक दैट वाज अ यूजलेस प्रैक्टिस, इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी. नाउ दिस इज हाउ इट शुड बी. आप शुरू से देख लें, आप बैक 1980s 70s चले जाएं, पाकिस्तान ने हमेशा स्पिन फ्रेंडली या बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई, जो कि विद टाइम ऑन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे जाके टर्न करना शुरू कर दी. यस, नाउ वी से और इसलिए आप देखेंगे हमने इंग्लैंड को भी हराया. ऑडिबल राइट नाउ, देयर इज अ लॉट ऑफ इशू गोइंग ऑन विद, लाइक, आई थिंक थोड़ा सा डिले आ रहा है. कैन यू हियर मी नाउ? यस, यस, आई कैन हियर यू. I can. I think I can't hear him. तो जैसे ही हम वापस जो है वो सुन पाते हैं तैमूर को, तो हम राब्ता जो है अपना बहाल करेंगे. तो ये कि इस वक्त मुझे बिल्कुल, मैं तैमूर को नहीं सुन पा रही, मगर बात ये होती है, हम लोग बात कर रहे थे पिचेस के ऊपर, बात कर रहे थे हम, ये कह रहे थे कि बाहर से पिचेस जो है वो क्यूरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यूरेटर्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पिचेस के ऊपर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो स्पिन पिच है, और पाकिस्तानी जो है वो अच्छा खेल रहे हैं. जी तैमूर, आर यू ऑन द बोर्ड? Yes, I am. Yes. जी तैमूर, we were talking about the pitches. अच्छा, पिच तो हम लोग क्यूरेट कर लें, बाहर से मंगवा लें, स्किल कैसे इंपोर्ट कराएं, ये बताएं ना जरा, ये सवाल. देखिए, स्किल मेरे ख्याल में हम लोग बहुत अच्छे स्किल एग्जीक्यूट कर रहे हैं. हमने पहले टेस्ट में बहुत अच्छे स्किल एग्जीक्यूट किए. यस, प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाएंगे, then the players have to prepare. और जिस तरीके से क्रिकेट हो गई है, players play all over the world. You know, आपको the professional players should be equipped. आपको अपने होम के अंदर आप conditions को उस तरीके से मैच कर सकते हैं. Some players can go well before the series and start playing the domestic cricket in that country to get used to those conditions. So I think players को इतना players के अंदर flexibility होनी चाहिए when they are picked, कि जब हम इन कंडीशंस में जाएं, इन कंट्रीज में जाएं, तो हम वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकें. बिल्कुल ऐसा ही है. That's the job of cricketer. बिल्कुल. अच्छा तैमूर, लेट्स कम ऑन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं, कैशु महराज, 7 विकेट्स इन हैंड. हमारे जो बैट्समैन हैं उनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी, यू नो, टू प्ले इन फ्रंट ऑफ, यू नो, स्पिन बॉलर. तो क्या करना चाहिए, बिकॉज हमने पिच भी ऐसी बनाई है, तो जब हमने पिच ऐसी बनाई है तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को, यू नो, अच्छा खेल पाए? देखिए, मेरे ख्याल में जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं, सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्कोरिंग हाई रन्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल बैट्समैन शुड नॉट बी सो हाई. अगर प्लेयर्स चिप इन करें, इट्स अ गुड team unit performance by Pakistan, I should say, in these conditions in the first inning. Yes, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक और अच्छी पार्टनरशिप लग जाती सलमान आगा और दाऊद के बाद, तो we should have gone close to 400, and that would have put a lot of pressure on South Africa. But still, I think Pakistan is in a commanding position. देखिए, टेस्ट मैच में conditions के जल्दी से बता दें आसिफ अफरीदी का डेब्यू. A quick. Just beyond my understanding.
I have completely failed to understand. There was no reason. A 39-year-old almost player, आप उनका डेब्यू करा रहे. I mean, पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स खत्म हो गए. आपने एक बड़ा गलत मैसेज भेजा है to the youngsters who play in domestic cricket, who perform. आप कोई प्लानिंग नहीं नजर आई. आप कोई भी किसी भी प्लेयर को खिलाते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको तैयार किया जाता है. यू कुड हैव प्लेड, आपके पास दो उनकी जो एज है वो इतनी वाइबल नहीं है कि वो आगे क्रिकेट खेल सकेंगे. उनका डेब्यू कराने की जरूरत भी नहीं थी. थैंक यू सो मच तैमूर. इट वाज एन ऑसम सेशन विद यू. हमारे साथ मौजूद थे तैमूर खान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है. और इस वक्त जो है बात यह है कि साउथ अफ्रीका जो है वो क्रीज पे मौजूद है, जो कि चेजिंग कर रहा है. और अगर हम उनके प्लेयर्स की बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स जो हैं और काइली वेरॉन जो है वो क्रीज पे मौजूद हैं. और 193 5 विकेट के हिसाब से वो इस वक्त खेल रहे हैं. और देखना यह है कि क्या वो चेस कर पाएंगे, क्या पाकिस्तान लीड कर पाएगा. पाकिस्तान के लिए टेस्ट अगर जीत गया तो पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर देगा. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं. आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. एक ड्रामा जो है वो सबके घरों की जीनत बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. हर बंदा बात कर रहा है, ना सिर्फ कास्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू टैबू के ऊपर. तो आज हम वो डिस्कस करेंगे. वो ड्रामा सीरियल है केस नंबर 9. अपने मुनफरिद मौजू और जानदार मुकालमात के बाइस नाज़रीन के दिलों में घर कर रहा है. ये ड्रामा सिर्फ एक तफरीही सिलसिला नहीं है, बल्कि एक समाजी आईना है जो कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकतों, बिलखसूस रेप केसेस और खवातीन के साथ नाइंसाफियों के हवाले से जो है वो बेनकाब कर रहा है. शाहजेब खानजादा के कलम से लिखे गए इस ड्रामे ने अपने पहले टेलर से ही जो है तजस्सुस पैदा कर दिया था और इब्तदाई इकसात के बाद नाज़रीन को गहरे फिक्री सवालात में मुब्तला कर दिया था. ड्रामे के चंद जानदार जुमले जैसे रेप केसेस में खवातीन को सबूत नहीं, हिम्मत ना होने पर शिकस्त मिलती है और लोग क्या कहेंगे, ये एक जुमला इंसाफ की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है. ये सिर्फ मुकालमा नहीं है बल्कि समाज के ज़मीर को झंझोड़ने वाले बयानात हैं. ये ड्रामा में सबा कमर हैं, फैसल कुरैशी हैं, जुनैद खान हैं, आमना शेख हैं, गौहर रशीद हैं, नवीन वकार हैं, हिना बयात अली हैं, रहमान खान हैं और मुजना वकास के साथ साथ जो हैं वो अजरा मुहिउद्दीन भी कास्ट में शामिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है. बहुत बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा आया है. खुसूसन अगर आमना शेख की वापसी के ऊपर बात की जाए तो नाजरीन ये उन्होंने जान डाल दी है और सोशल मीडिया पर उनके किरदार को ज़बरदस्त तरीके से पजीराई मिली है. तो आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम खवातीन के एक इम्पॉर्टेंट इशू को, जो कि खवातीन बार बार फ़ोन्स पे गॉसिप कर रही हैं कि यार वो तुमने ड्रामा देखा है, यूट्यूब पे देखा है क्या हो रहा है, उसकी ये किस देखो उसमें ये दिखाया है, तो ये दिखाना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है. तो हमें ज्वाइन किया है हमारे मारूफ ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं तो ठीक हूँ. तो ये मुझे बताएं, केस नंबर 9 ठीक है? केस नंबर 9 जी ठीक है. बड़े व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर. बड़ी कास्ट के साथ, जिस तरह आपने कहा, बड़ा ड्रामा है और काफी जो है वो लोगों की बहस उसके ऊपर हो रही है. शाहजेब खानजादा जो कि जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनका पहला लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और सैयद वजाहत की डायरेक्शन है. कास्ट आपने गिनवाई, बहुत बड़े बड़े नाम हैं. सबा बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी तरह अपना किरदार निभा रही हैं. तो काफी जो है वो ड्रामे को अटेंशन मिल रही है. लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि ड्रामे का मौजू जो है वो खास तवज्जो का तालिब है और इसके ऊपर बहुत सी बात होती रही है जी, अभी भी हो रही है कि ड्रामे का मौजू जो है वो एक रेप विक्टिम के बारे में ये कहानी है और इसके ऊपर डिस्कशन यही रही है कि ये ड्रामा जो है वो हमारे माशरे में नुकसान ज्यादा कर रहा है या फायदा ज्यादा कर रहा है. ज़ाहिर है लोगों को इस हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन तो मिल रही है और बहुत से पहलू जो कि आम जिंदगी में हमें शायद मालूम नहीं होते कि जब एक खातून इस किस्म के किसी ज्यादती का शिकार हो जाए तो उसको किस तरह कानूनी तौर पर अपने जो है वो कौन से पहलू हैं उनको नज़र में रखना चाहिए, किस तरह अपना केस जो है वो मजबूत बनाया जा सकता है. लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ड्रामे में इतना ज्यादा तल्ख सच्चाई जो है वो इस तरह इन योर फेस दिखाई जाती है तो उसके कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं. तो उस हवाले से भी खासतौर पे जो कंजर्वेटिव हल्के हैं
उनका कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं सामने। बिल्कुल हारून शुएब साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो दिखाया गया है बिल्कुल माशरे की बहुत तल्ख हकीकत की अक्कासी कर रहा है, ये ज़रूरी था दिखाना, ये दिखाया जाना चाहिए था? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा उसके भी मुख्तलिफ पहलू हैं। अब हम इस जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, नेटफ्लिक्स के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर, और जाहिर है यही वो आवाम है जो कि वो देख भी रही है। अगर आप देखिए कि 2-3 जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अगर आप ट्रेंडिंग ड्रामाज या सीरीज या फिल्में देखते हैं तो उनमें बहुत सारे टैबू सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है, और वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे भी जाते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो इसी तरह ये जो चैनल के ऊपर ड्रामा दिखाया जा रहा है वो भी एक अहम मौजू है। अब ये बात जरूर की जा सकती है कि उसको किस हद तक तफसील से कितना ग्राफिकली दिखाने की जरूरत है, उसके साथ ट्रिगर वार्निंग चलनी चाहिए ड्रामे से पहले या नहीं, और खास तौर पे उसका टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि प्राइम टाइम में अच्छा, चलेगा। सबा कमर के ऊपर बात करते हैं। सबा कमर इज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, यू नो, शी इज एन एक्ट्रेस हु डज नॉट केयर अबाउट हर मेकअप, अबाउट हर लुक्स, और वो जो बंदी है ना वो जान डाल देती है कैरेक्टर में। वो ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ वाकई हुआ हुआ है, उनकी हालत व जार देखकर वाकई एक बंदा ना पसे पर्दा बैठ के सोच रहा होता है यार कुछ ना कुछ के साथ वाकई हुआ होगा, चाहे शी इज अ परफॉर्मिंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर कैरेक्टर, और इसकी जगह अगर कोई और कैरेक्टर करता तो वो कौन करता? देखिए जी, सबा तो जब भी स्क्रीन पे आती हैं वो बहुत खूबसूरती से अपना हर किरदार निभाती हैं, हमें पता ही है। और खूबसूरती इस ड्रामे की ये है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट और एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो दोनों इस ड्रामे में जो है वो मिल गए हैं। तो आप देखिए कि फ्रेमिंग से लेकर जिस तरह कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया है, जिस तरह स्टोरी आर्क्स हैं वो बनाई गई हैं, ये सब जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सबा की बात करें तो अगेन वही बात करूंगा कि देखिए इसी वक्त एक और ड्रामा भी सबा का चल रहा है। अगर आप उसमें उनको देखें और केस नंबर 9 में जब उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक स्टार्क डिफरेंस नजर आता है। वो ड्रामा जो है वो ऐसा ड्रामा है जो कि कोई भी खातून अदाकारा जो थी वो ये कैरेक्टर कर सकती थी। लेकिन केस नंबर 9 के बारे में ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि सबा जिस तरह उस किरदार को निभा रही है, शायद ही पाकिस्तान में इस वक्त करंटली जो खवातीन काम कर रही हैं उस एज ब्रैकेट में उनमें से कोई ये किरदार ऐसा निभा सकता था। लेकिन हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी अदाकाराएं हैं। हमारे पास माहिरा खान हैं जो कि पहले वरना फिल्म अगर आपको याद हो तो उसमें वो एक रेप विक्टिम का किरदार अदा कर चुकी हैं, सैयद मंसूर साहब की जो फिल्म थी। तो हमारे पास भी टैलेंट पूल में कोई कमी नहीं है। लेकिन खैर सबा के लिए ऑल क्रेडिट टू हर, शी इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब और बहुत मजबूत तरीके से वो अपना एक किरदार निभा रही है। बिल्कुल, वी आर जस्ट यू नो वी हैव अ डीप एनालिसिस ऑन द एंटायर इशू और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं। लेट्स टॉक ऑन फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का बूटा फ्रॉम द टोबा टेक सिंह देख लें, उसके बाद ही हैज गिवन ट्रेमेंडस ड्रामाज। ही इज अ बेसिक कैरेक्टर मॉडल, ही नोज हाउ टू पर्सोनिफाई हिज पर्सनालिटी इनटू अ कैरेक्टर। तो फैसल कुरैशी आपको लगता है क्योंकि जिस तरह वो मीसने बने हुए हैं ड्रामे में और एकदम से कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, या तो वो ऑटिस्टिक लग रहे हैं या वो ADHD का शिकार लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, फैसल बिल्कुल इसमें मीसने गुन्ने बने हुए हैं और वो उसी तरह अपना किरदार भी निभा रहे हैं। फैसल की खूबसूरती यही है, मेरी अक्सर उनसे इस बारे में बात भी हुई है कि वो जो है वो पूरा एक बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, वो एक कैरेक्टर की पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और जब वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट में ही उस कैरेक्टर में ही मौजूद रहते हैं। वो एक पूरी वार्डरोब बनाते हैं उसके हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, और वो उस वार्डरोब को बड़ा मेटिकुलसली फॉलो करते हैं। तो ये फैसल जैसे एक्टर्स जो हैं ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एसेट हैं। फैसल बहुत खूबसूरत ये किरदार अदा कर रहे हैं। और अगेन अच्छा हारून, आई वुडंट वांट टू गो ऑन जुनैद खान, मतलब कि जिंदगी उनसे कोई नाराज है या पता नहीं क्या, वो हर कैरेक्टर उनका ऐसा होता है कि पता नहीं मुसीबतें सारी उन पे आई हुई हैं, सारी मुसीबतें उन पे आई हुई हैं। वो बेचारे एक कहते ना कि शरीफुल नफ्स इंसान है और जिसको ना अच्छी बीवी मिलती है, ना अच्छा घर मिलता है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा पहनना पड़ता है, ना दोस्त मिलते हैं। तो उनका हर कैरेक्टर इस तरह क्यों होता है? हालांकि उनकी फेस से तो ये बिल्कुल शो नहीं होता, उनकी पर्सनालिटी से, कि ही वुड बी लाइक बेयरिंग ऑल दी सर्कमस्टेंसेस। देखिए जी, हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो स्क्रिप्ट्स आते हैं, खासतौर पे जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं या सपोर्टिंग रोल्स में जो एक्टर होते हैं, वो कितने एक्सपेरिमेंटल होते हैं। आपने देखा ही है कि वो बड़ी एक लिमिटेड रेंज है, उसी के अंदर हमें जो है वो किरदार देखने को मिलते हैं टीवी ड्रामों में। तो जुनैद के साथ भी अनफॉर्चुनेट यही रहा है कि उनको अभी तक ऐसा शायद कोई कैरेक्टर मिला नहीं है जो कि
उनकी सलाहियतों को पूरी तरह उजागर कर सकें। उनका जो ड्रामा था दो किनारे उन्होंने ड्रामा किया था, उसमें ऑपोजिट मोमिना इकबाल साहिबा थी, उसमें भी वो बेचारे इतने ऐसे शौहर बने हुए थे जो सारी मुसीबतों का मारा हुआ शौहर है, और औरतों को दिखाया कि औरतें उन पे रूल कर रही हैं। और इस ड्रामे में भी यही है कि वो मीसने बने में बता ही नहीं रहे कि रेप हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अगेन कभी वो जो है वो घर की खवातीन के साथ मजबूर हैं, कभी अपने दोस्त की दोस्ती में मजबूर हैं। तो जुनैद जो है वो एक्सप्रेशन एक जो उन्होंने बना लिया है अपना, वो बड़ा परफेक्ट कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी जब इस तरह का कोई किरदार देना होता है तो उनको जुनैद की याद आती है। वो हमने पहले भी देखा, खुदा और मोहब्बत में भी जुनैद ने इसी तरह का एक किरदार अदा किया था। तो वो जो है ना, वो फंसे हुए हालात के मारे हुए जो इंसान बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा हारून, वी हैव अ वेरी लेस टाइम बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे अच्छा किरदार किसका है और सबसे लूज किरदार जो इस ड्रामे में किसका है, जो कोई बेहतर एक्टर परफॉर्म कर सकता था इसके ऊपर? अच्छा, सबसे अच्छा किरदार मुझे जो अभी बहुत खुशी हुई, आपने भी उसका जिक्र किया कि आमना शेख जो है वो बड़े अरसे के बाद स्क्रीन पे वापस आई हैं। And as a champion advocate for women rights, उनका बहुत खूबसूरत the whole personality fits in so well। और उसमें जाहिर है आमना का भी कमाल है कि उन्होंने जिस तरह इस किरदार को अपनाया है। तो वो जो कैरेक्टर है, जो वकील है उस सबा के किरदार की, वो बहुत खूबसूरत रोल है। एंड आई थिंक आमना विल डू वंडर्स। अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कहानी आगे बढ़ेगी, जब कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो अनफोल्ड होगा, तो आमना का किरदार और मजबूती से सामने आएगा। जो किरदार मुझे अभी इस वक्त वीक लग रहा है वो सबा के भाई का। अच्छा हारून, एक और बात है, बिल्कुल आपने बताया कि यू हैव प्रेजिंग आमना, वी आर ऑल प्रेजिंग आमना शेख फॉर अ वंडरफुल कमबैक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ। गौहर रशीद मेरे क्लास फेलो भी रहे हुए हैं, मेरे साथ पढ़ते भी रहे हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। मुझे ये बताएं कि गौहर हमेशा पुलिस या थानेदार या ऐसा बंदा क्यों बनता है जो कि पता लगे ये झूठ बोल रहा है या ये मिला हुआ है या पैसे खा रहा है? थोड़ी सी गौहर की जो लुक्स है, पर्सनालिटी है, वो जाहिर है एक प्रोवर्बियल जो हमारा हीरो होता है उससे थोड़ी सी फर्क है। तो लेकिन गौहर अपना किरदार भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ सीन्स में थोड़े से OTT ओवर द टॉप जो है वो गौहर नजर आए, तो वो थोड़ा सा डायल डाउन करने की जरूरत है। जो ड्रामे की पूरी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो एक बड़ा रियलिस्टिक सेंटिमेंट है। तो उसके अंदर जो नेगेटिव किरदार भी हैं, अगर आप फैसल को देखें तो वो बड़ा कंट्रोल्ड इमोशन, नेगेटिव इमोशन बट कंट्रोल्ड शो कर रहे हैं। तो गौहर ऑन द अदर हैंड मुझे थोड़े से जरा ज्यादा एग्जैजरेटेड नजर आए अपने मैनरिज्म में। तो मुझे लगता है कि गौहर को भी वो थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत थी शुरू की अक्साक में। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि इस रोल के लिए उनको सबा कमर ने बनाया है, वो मान नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने भी ये बात सुनी कि सबा ने उनको फोन करके कहा कि आप को ये रोल करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जरा हेजिटेंट थे ये रोल करने में। लेकिन बहुत अच्छी बात है जी, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आया, और ये एक ऐसी प्रोडक्शन है जो कि हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं बजा तौर पे। बस हर एक्टर इज नॉट अ हीरो, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। बहुत क्रिटिकल एनालिसिस दिया है, इसके साथ साथ बड़ा पॉजिटिव एनालिसिस भी है कि माशरे की ऐसी तल्ख हकीकत रेप केसेस के ऊपर जो है बात की जा रही है, और दो डिफरेंट पहलू सामने आए हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मगर सब्जेक्ट वाइज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इंटायर पीपल के जो खवातीन रेप का शिकार होती हैं उनको किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए और अपनी आवाज़ कहाँ कहाँ उठानी चाहिए। ये ड्रामा इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सर्दियों का मौसम है, रंग बिरंगे फलों का मौसम है। इनमें सबसे दिलकश, लजीज और सेहत बख्श फल है अनार। रंग में गहरा और जायके में शानदार और ग़िज़ाइयत में लाजवाब। अनार को सदियों से खून बनाने वाला फल कहा जाता है। ये सिर्फ जायके का ख़जाना नहीं है बल्कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर फल है जो दिल, दिमाग, जिगर और जिल्द सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में जब कहते हैं ना कि जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम अनार को खाते हैं, और अनार अपनी कुदरती मिठास के साथ बीमारियों के ख़िलाफ़ ढाल बन जाता है। दिल की सेहत से लेकर ब्लड प्रेशर के तवाज़ुन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हाजमे की बेहतरी, जिल्द की नरमी, बुढ़ापे के असरात को कम करने अनार के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आज हम अनार पे बात करेंगे, और अनार कैसे खाना चाहिए, कौन से ऐसे 12 फ़ायदे हैं जो कि अनार से हम ले सकते हैं, और सर्दियों में इस फल को लाजमी किस तरह अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। तो हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट हैं अनीका ज़ाहिद, जो कि हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अनीका, फलों की जब बात आती है तो ऑब्वियसली
हमें याद आ जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो अनार जो है बहुत कम पीरियड के लिए आता है, सर्दियों का फल होता है और बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट भी होता है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसका एक जूस का ग्लास कम से कम 500 से 800 के दरमियान रेंज करता है। वाइट अनार इससे भी एक्सपेंसिव है। तो इसको हम अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बना सकते हो, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि हमें पता है व्हेन इट कम्स टू योर नेचुरल फूड, तो उसके इतने फ़ायदे होते हैं कि बस हमें वो मस्ट लेना चाहिए। और अगर हम पर्टिकुलरली अनार की बात करें ना, तो ये आपके वेट लॉस से लेकर आपकी कार्डियक हेल्थ, आपका बीपी, डायबिटिक पेशेंट, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसको हम कहते हैं गंदे वाला फ़ैट, ठीक है, ये उसको कम करता है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में हेल्दी फ़ैट चाहिए होता है ताकि बॉडी में इंसुलिन, आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो, ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इन्हांस करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। इसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। फाइबर अच्छी अमाउंट में होता है, उस वजह से ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। और मेजरली हमारी जो आवाम का मैक्सिमम हिस्सा ना, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हम अपनी डाइट में आयरन के जो सोर्सेज हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसका एक बेसिक सा सिम्टम है जो मतलब हम में से मैक्सिमम लोगों को फेस करना पड़ता है। वो है हम सारा दिन लेथार्जिक रहते हैं, एनर्जी लेवल्स बड़े डाउन होता है, बस ऐसे लगता है इतना सही काम होगा, बस अभी गिर जाएं, बस सो जाएं, लेट जाएं, फेंट हो जाएंगे, ये ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर सिम्टम है आपके आयरन डेफिशिएंसी का। तो ऐसे केस में अनार बड़ा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो खून की कमी है उसको कम करता है। इसमें आयरन भी है और अच्छी बात यह है कि आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, इसमें विटामिन सी भी है, मतलब उस आयरन की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि खून कम है, अनार खाओ, अनार पियो, अनार का जूस पियो, और बहुत ज़्यादा कहते हैं दिन में 2-2, 3-3 ग्लास पिलाते हैं। क्या इतना अनार जो है वो कंज्यूम करना ठीक है? अच्छा, इसमें ना दो तरह की चीज़ें हैं। एक स्टडी है वो रिसर्च ये कहती है अगर आप डेली बेसिस पर एक अनार भी खा लेते हैं और कंसेक्टिव वीक्स के लिए लेते हैं तो आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अब इसमें ये डिपेंड करता है ना कि आपके जो आयरन लेवल्स हैं वो कितना है, आपका HB कितना है। अगर HB बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर डेफिनेटली फूड से नहीं वो क्योर होगा। उसके साथ आपको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। लेकिन फूड एक मेंटेनेंस, यानी कि ये अगर हम पोमीग्रेनेट की बात करें, अनार की, तो ये मेंटेनेंस का काम कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप इसको एज इट इज़ ही कंज्यूम करें। लेकिन अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू है, कोई डाइजेस्टिव इशू है जिस वजह से आप अनार को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर आप जूस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जब आप जूस लेते हैं उसमें फ़ाइबर नहीं होता, सिर्फ शुगर होती है, कुछ बड़े बच्चे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो बेहतर ये है आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम, क्योंकि उसमें वो जो गुटली सी होती है वो हम फेंक देते हैं, वो भी फेंक देते हैं, फिर फाइबर भी निकल जाता है, मतलब सिर्फ ये बचता है, कार्ब्स बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं बहुत सिट्रिक होता है, पिया नहीं जाता और गला जाके लगता है गले में, तो उससे गला भी खराब हो जाता है। तो इसको पीने के लिए इसमें काला नमक या चीनी ऐड करना चाहिए? अच्छा, ये चीज़ें जो हम गार्निशिंग के लिए ऐड करते हैं ना, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं होती। क्योंकि एक्चुअली जो एक्चुअल फूड होता है ना, जिस फॉर्म में वो अल्लाह ताला ने बनाया, वही वो बेस्ट फॉर्म होती है जिसमें हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए। ये सिट्रस इसलिए होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं एक उसकी एक्चुअल डोजेज जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो आपका गला भी नहीं ख़राब होगा, आपको जो आपके इम्यूनिटी है वो इन्हांस होगी। आपको क्यों वायरल इश्यूज़ बार बार हो रहे होते हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जब आपका विटामिन सी का इंटेक अप्रोप्रिएट है तो आपको इस तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या कोई वायरल इशू नहीं होगा। ठीक है, तो सिट्रस वो इसलिए विटामिन सी है। ठीक है, और अब इसका वो जो सिट्रस इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, उसमें यही है, एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो सुर्ख अनार होता है आप उसको मत लें, आप सफ़ेद अनार को कंज्यूम करें। वो भी उस सूरत में अगर आप ये समझते हैं कि इस वजह से या आपके जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है या गला है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है इस सूरत में। वरना हम तो ये कहते हैं आपको फ्लू भी है ना, तो आप विटामिन सी बेस्ड चीज़ें लें। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फ्लू के ट्रीटमेंट में विटामिन सी होता है, क्योंकि जो फ्लू है उसकी हम मेडिसिन
मेडिसिन भी लेते रहें या जो भी करते रहें, उसका जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है ना वो पूरा किए बगैर कभी भी नहीं जाता। अच्छा, अनार की फॉर्म्स होती हैं, वाइट अनार, रेड अनार, जी ठीक है, तो ये दोनों की कोई डिफरेंसेस हैं इसमें कि ये एक ही तरह के हैं? एक ही तरह के है, बहुत बेसिक सा है, और ये मतलब एक आम आवाम के नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, दोनों के एक ही फायदे। जी जी बिल्कुल। तो शुगर के मरीजों की बात की जाए, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है? अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कोई सा भी फ्रूट डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ लें, पोर्शन साइज कंट्रोल करके लें। अब अगर वो देख रहे हैं कि सारा दिन उनकी डाइट में ऑलरेडी कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गया, सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गया, फिर डेफिनेटली वो जैसे फ्रूट कंज्यूम करेंगे उनके ब्लड शुगर लेवल्स अप होंगे, तो वो ब्लेम किसको करेंगे? फ्रूट्स। ठीक है। जबकि जो उनका डाइटरी रूटीन है या बाकी का लाइफस्टाइल है वो मॉडिफाई होने वाला होता है। मतलब जैसे अभी आपने जिक्र किया, फ्रूट्स लिए, उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर लिया, शुगर ऐड कर ली, तो जो ये चीज़ें हैं ना, मतलब आपके नेचुरल फूड है, ये अनहेल्दी नहीं होते। द वे वी आर टेकिंग ये अनहेल्दी होता है। ठीक है, तो अगर तो आपका बाकी सारा दिन कार्ब्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वेल मैनेज्ड हैं, तो आप कोई सा भी फ्रूट, वो अनार है या कोई भी है, वो एक स्मॉल साइज़ का डेली कंज्यूम कर सकते हैं, और बल्कि करना भी चाहिए। मतलब आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे, अगर आप अपने फ्रूट्स का इंटेक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अच्छा अनिका, मुझे ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अनार जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं है, ब्लड प्रेशर इससे प्रोवोक होता है, क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अनार एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसमें विटामिन सी है, और ये आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। आपकी जो वेसल्स होती हैं ना, मतलब जो आपकी ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है, ये उनकी सप्लाई को इम्प्रूव कर रहा होता है, वेसल्स की हेल्थ को बेहतर कर रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब आपकी वेसल्स पर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये उस प्रेशर को भी मेनटेन कर रहा होता है, इवन आपकी कार्डियक हेल्थ तक को मेनटेन करता है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादा अनार खाने से? अक्सर लोग कहते हैं डायरिया हो जाता है, इचिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को होते हैं? ये कुछ लोगों को होते हैं। अगेन मतलब जिस तरह से हम इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन या एज़ पर टॉलरेंस, मतलब जैसे किसी इंसान को कोई फूड एलर्जी है, वैसे तो फ्रूट से एलर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे कोई वो है, ब्लॉटिंग है, कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो ऐसे केसेस में अक्सर लोग नहीं ले पाते। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में उन्हें ये कहा जाता है कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल और कॉम्बिनेशन अच्छा रखें। राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप किस टाइम पर ले रहे हैं, किस चीज़ के साथ ले रहे हैं, बाकी सारा दिन आपका क्या है, आप कोई ऐसी मेडिकेशन, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से फूड की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि अनार खाने से किसी को ये हुआ या इसका कोई साइड इफेक्ट है, तो वो कोई नहीं है। हाँ, इसकी क्वांटिटी आपको जो है वो ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए, जो पोर्शन साइज कंट्रोल पे हम हमेशा बात करते हैं। अच्छा अनिका, रेसिपीज़ कुछ बताएं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो कि अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अनार के साथ सैलड्स भी बनते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट डिशेस में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम मोरक्कन डिश की बात करें, और भी बहुत सी डिशेस हैं, तो पाकिस्तान में कैसे हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट ना खाना चाह रहा हो? जी अच्छा, एक तो अगर सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम करें और कॉम्बिनेशन में ना लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप जब लेते हैं ना, तो उसमें आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ते हैं। अगर आपको वो नहीं पता या आपने किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं ली कि मैं इसको किस कॉम्बिनेशन में सेट करूं, तो फिर बेहतर तरीका ये है कि आप इसको एज इट इज़ कंज्यूम करें। लेकिन अगेन आपने ये पूछा कि अगर कोई इसको एज इट इज़ नहीं लेना चाहता, तो दैन कौन सी कोई और फॉर्म होगी, तो उसमें हमारे पास इसकी स्मूदीज़ हैं, फिर सैलड हैं, ये बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसको हम डेफिनेटली कुक तो कर नहीं सकते या कोई और तो है नहीं फॉर्म। और फिर बहुत सारे लोग जो कि फ्रूट्स को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहते, उनके लिए एक ये ऑप्शन है कि जूस। लेकिन जब वो जूस लें, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि उन्हें सिर्फ शुगर ही मिल रही है, मतलब उनका जो फाइबर कंटेंट है, यानी कि इस फ्रूट से उन्हें वो फ़ायदे जो कि फ़ाइबर की वजह से मिलने थे, वो फ़ायदे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, मतलब वो नहीं मिलेगी उन्हें। जिनका HP लेवल लो होता है, जिनका अप्रॉक्सीमेटली 6-7 पे HP लेवल है, 8 पे है, विच इज़ वेरी लो हीमोग्लोबिन, तो वो कितना कंज्यूम करें, कैसे कंज्यूम करें, खासतौर पर बच्चों को कैसे पिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतना सिट्रिक फूड नहीं खाते। तो उसमें ऐसा है, अगर आपने बच्चों को देना है, उन्हें तो सिट्रस नहीं देना ना, तो फिर उन्हें आप वाइट अनार की तरफ शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। और अगर आपका जो है HB लेवल वो 6-7 है, तो 6-7 पर तो
हम ये कहते हैं कि आपने इंट्रावेनस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, यानी कि आपने वीनोफर या कुछ इस तरह लगवाना है, उसके साथ मतलब जो आप मेडिसिन ले रहे हैं जो मेंटेन करेगी उस डोज को, ठीक है। ऐसे में आपको अनार हेल्प कर सकता है। आप फूड कोई सा भी ले सकते हैं जो आयरन सोर्स। अच्छा, हमेशा लोग कहते हैं ना कि 1 महीना खाओ, 15 दिन खाओ, 20 दिन खाओ और फिर जाके टेस्ट कराओ, तो आप कितना रिकमेंड करती हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, कितना खाना चाहिए? इसका जो बेहतर तरीका है वो ये है, ये जितने ड्यूरेशन के लिए आता है उतना ही टाइम इसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ मेडिसिन कि मैं ये क्लेम करूँ कि 15 डेज़ खाएंगे, 15 डेज़ के बाद जब आप अपनी लैब्स करवाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आएगी। इवन जो आप मैंने इंट्रावेनस की बात की ना कि आप IV की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी 15 दिन के बाद आपका HB लेवल इंप्रूव होता है। ये नहीं कि आपने आज लगवाई वो वीनोफर, ठीक है, और कल आप करवाने जा रहे हैं CBC तो आपके वो लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। उसके लिए 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये तो फिर भी फूड है, मतलब फूड ये वो वे होता है या वो फॉर्म होती है जिसकी एब्जॉर्प्शन भी अगर स्लोली हो रही होती है और एक ऐसे वे से हो रही होती है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके ड्यूरेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया है उसका यही मकसद है ये बताना कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम करना है। अच्छा, जो ख़वातीन हामला हैं, प्रेगनेंसी की तरफ हैं, उनको डॉक्टर स्पेशली कहते हैं अनार खाओ, अनार खाओ, इससे आपका बच्चा जो है बड़ा सेहतमंद पैदा होगा, बड़ा लाल होगा, तो ऐसी कोई मिथ्स होती हैं? जी जी, अच्छा बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया जो अनार है ये आपके आयरन लेवल्स को बेहतर कर रहा होता है। तो जितने हमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, मतलब बेबीज़ में, मदर्स में या डिलीवरीज़ में या पोस्टपार्टम इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन होती है ना वो ये होती है कि मदर आयरन डेफिशिएंट होती है, मतलब अनीमिक होती है। मतलब बहुत सारे केसेस जो हमारे पास क्लिनिक में भी आते हैं, बच्चा 1 साल का होगा, यानी कि उसके जो फर्स्ट 1000 डेज़ होंगे ना उसमें उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी न्यूट्रिशन बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है उसकी मदर के आयरन लेवल्स पर। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपना आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड का जो इंटेक है ज़रूर चेक करवाएं और इसको ज़रूर मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उनको अवॉइड कर जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी न्यूट्रिशनिस्ट अनीका जाहिद, जिनका ये कहना था कि हेल्थ रेट हो, डाइजेस्टिव हेल्थ हो, ब्रेन फैक्टर्स हो, यूरिनरी ट्रैक हो, ओरल हेल्थ हो, अनार खाना बहुत ज़रूरी है। अनार के बहुत से फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस में जाएं और कंटेंट पे ज़रूर अपने व्यूज़ भी दें और रिव्यूज़ भी दें। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।